स्वागत है आप सबका आज के इस लेक्चर में। हम वेगों की आपेक्षिकता या वेगों का योग पर चर्चा करेंगे। वास्तव में जब आप गैलीलियन रूपांतरण पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने वेग का रूपांतरण किया था, याद आया? आपने कहा था कि यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी होता है। याद आ गया आपको? आपके पास ये रिलेशन पहले ही निकल के आ चुका है, जिसमें आप ये बोले थे कि u डैश x का जो मान होगा वो यू एक्स माइनस वी होता है। मतलब प्रेक्षक की गति का किसी वस्तु के वेग पर प्रभाव पड़ता है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या लॉरेंज रूपांतरण के अनुसार से भी वस्तु के वेग में कोई रूपांतरण समीकरण बन सकता है, और इसके साथ साथ हम ये भी सिद्ध करना चाहेंगे कि वास्तव में प्रकाश के वेग पर प्रेक्षक या स्रोत के वेग का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। तो एक गणितीय व्याख्या भी हमारे पास होना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वेगों की आपेक्षिकता या वेगों का योग पर चर्चा करेंगे। ये है आपका वेगों की आपेक्षिकता। जैसा कि आपको दिख रहा है, आपके पास यहाँ दो निर्देश तंत्र हैं, एस और एस डैश। मान लेते हैं ये आपका फ्रेम एस है और ये दूसरा फ्रेम है आपका एस डैश। और ध्यान ये भी रखिए कि आपका फ्रेम एस डैश वी वेग से एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में एक्स अक्ष के संपाती होकर के गति कर रहा है, तथा वाई वाई डैश और जेड जेड डैश एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब ये कोई वस्तु है, मान लेते हैं जो बॉल दिख रहा है आपको, यही आपकी वस्तु है, इसी पे आपको अध्ययन करना है। इस बिंदु पे अगर हम देखें तो फ्रेम एस डैश के सापेक्ष इसके निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है ये? और दूसरा, अगर आप एस के सापेक्ष इसकी स्थिति देखें तो एक्स डैश वाई डैश जेड और टी है, और ये भी एक्स दिशा में गति कर रही है, या कहें स्पेस में गति कर रही है। एक्स दिशा में मत कहिए, इसको आप स्पेस में कहिए। तो स्पेस में गति करने का फायदा यह होगा कि हम इसको एक्स एक्सिस में ले सकते हैं, एक्स दिशा में भी ले सकते हैं, वाई दिशा में भी ले सकते हैं और जेड दिशा में। तो शुरुआत हम लोग एक्स दिशा से करेंगे। तो अब क्या हुआ, मान लेते हैं ये इसका एक्स दिशा में वेग फ्रेम एस के सापेक्ष कितना है, यू एक्स, किसमें, एस के सापेक्ष, और यू एक्स डैश है आपके फ्रेम एस डैश के सापेक्ष। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं यू एक्स डैश का इस यू एक्स में क्या संबंध है, ये हमको मिल जाए। किसकी मदद से? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण की मदद से। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आप लोग को याद है कि याद नहीं है? होगा ना? चलिए, अब जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि भाई ये यू एक्स और यू एक्स डैश का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है, और समय कितना लग रहा है वहाँ तक जाने में, ये देखिए निर्देशांक टी है, तो यू एक्स का मान कितना आएगा, एक्स बाई टी। उसी प्रकार यू एक्स डैश का मान पूछूं आपसे तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, एक्स डैश है, तो ये मान कितना आएगा, एक्स डैश बाई टी आ जाएगा। समझ में आया? इतना आ गया। हम लोग इसी में संबंध निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या संबंध हो सकता है यू एक्स डैश और यू एक्स में। अब चूंकि मैं लॉरेंज रूपांतरण की बात कर रहा हूँ, तो आप लॉरेंज रूपांतरण समीकरण जहाँ तक मुझे लगता है जानते होंगे। चलिए देखिए, यू एक्स डैश का मान कितना आएगा, यू एक्स डैश का मान आपके हिसाब से यहाँ आएगा, ये है ना, एक्स डैश बाई टी डैश आएगा, और एक्स डैश का मान लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के हिसाब से के क्या होता है, याद है? के का मान हम लोग निकाले थे ना, के कितना होता है, के का मान होता है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, किसमें, रूट अंडर में। ये देखिए आप, एक्स डैश का मान किससे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से दिखा, एक्स माइनस वी टी रूट अंडर
1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर हम लोग क्या रख देंगे, के, मतलब 1/√1 - v² c² की जगह में k आ जाएगा। तो ये समीकरण बन गया हमारा k x - vt। लॉरेंज रूपांतरण से समय के लिए क्या जानते हैं आप? समय का रूपांतरण किए थे ना, क्या आया था? ये आया था t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को के लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हम लोग कर सकें। तो ये आ गया। अब बताइए एक्स डैश की जगह रखूँ मैं वैल्यू, एक्स डैश का मान कितना होता है, के एक्स माइनस वी टी डिवाइड भाग करेंगे के टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, इतना। डाउट है इतने में? आप यू एक्स डैश के मान को लेकर के आगे चल रहे हैं, किसका उपयोग करके, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के उपयोग से। जो आपके पास क्या आता है, एक्स डैश का मान आता है इतना और टी डैश का मान आता है ये पूरा, इसके हिसाब से। ठीक, तो क्या आया, के और के कैंसिल, तो एक्स माइनस वी टी और बटे क्या बचा, टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। क्लियर है? आगे अगर चलते हैं आप, तो एक काम करिए, यहाँ से t अगर मैं कॉमन निकालूं, देखिए यहाँ t नहीं है, t नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, t को डिवाइड करना पड़ेगा ना, अगर कॉमन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, t कॉमन x बाई टी, और यहाँ वी टी था तो क्या बच जाएगा, v। अब इसी तरीके से यहाँ देखिए आप t कॉमन निकाल दें तो ये t तो 1 हो जाएगा, और यहाँ t नहीं है, t नहीं है तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपका नया समीकरण क्या बन गया, ये बना। ठीक, इस समीकरण से क्या दिख रहा है आपको, आपके पास ये आ गया, ये x बाई टी माइनस वी टी कॉमन, 1 माइनस एक्स बाई टी वी बाई सी स्क्वायर टी कॉमन, तो ये t और ये t फिर से कैंसिल, क्या बचा, x बाई टी। एक्स बाई टी को आपने क्या कहा था, फ्रेम s के सापेक्ष उस कण का वेग है। तो x बाई टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यू एक्स, इस x बाई टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यू एक्स। तो आपके पास ये वाला समीकरण आ गया। किस दिशा की बात कर रहे हैं आप, x दिशा की बात कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब अगर हम लोग इस संबंध को अच्छे से अध्ययन करें तो यू एक्स का मान क्या निकल के आ गया आपके पास, ध्यान दीजिए, ये पूरा ये समीकरण यहाँ से यहाँ तक, यू एक्स डैश का मान यू एक्स माइनस वी 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर निकल के आया। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि वाई डैश और वाई दोनों बराबर होते हैं, है ना भाई, तो वाई दिशा में अगर मैं आपके इस वेग का रूपांतरण करवाना चाहूँ आपसे, तो आप लोग क्या लिखेंगे उसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू वाई डैश का मान, वाई दिशा में फ्रेम एस डैश के सापेक्ष कण का वेग यू वाई डैश, और दूसरा क्या निकल के आएगा, कण का एस के सापेक्ष वेग यू वाई आएगा। तो यू वाई डैश कितना, वाई डैश बाई टी डैश। ठीक है, और दूसरा समीकरण फिर निकल के आएगा आपके पास, वो क्या निकल के आया, यू वाई वाई बाई टी के बराबर। अब लॉरेंज रूपांतरण समीकरण फिर लगाएंगे आप, तो टी डैश का मान तो पता है आपको, टी डैश का मान याद है ना भाई, यहाँ सीधा ये टी डैश टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। यहाँ वाई नहीं रहता, टाइम एक्स एक्सिस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि वाई और वाई डैश एक दूसरे के समानांतर हैं, जेड और जेड डैश भी एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ एक्स ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर वही लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे भाई, यू वाई डैश बाई टी डैश, वाई डैश बराबर क्या होता है, वाई, तो ये वाई रख दिया, और टी डैश का मान रखेंगे तो के टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलूँगा कि यहाँ टी कॉमन निकालिए, तो टी जब कॉमन निकालेंगे आप तो आपके पास क्या समीकरण आ के आएगा, ये देखो, टी कॉमन निकालेंगे, ये जो टी था ये 1 हो जाएगा, और यहाँ चूंकि टी नहीं था इसलिए इसमें टी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, एक्स बाई टी।
समझ में आ गया इतना? आया? तो अब क्या आएगा, ये y/t कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है, y/t। तो नीचे क्या बच जाएगा आपके पास, बचा ये k1 ux। कहाँ से आया, x/t को हम लोग ux बोलते हैं, v/c²। और y/t क्या हो जाएगा, y दिशा में कण का वेग है, ठीक है। और k का मान कितना होता है, 1/1 - v²/c²। ये समीकरण आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, uy/1 और by1 - √1 - v²/c²। तो ये यहाँ चला आएगा ना भाई। तो क्या बचेगा आपके पास, ये आ गया uy √1 - v²c², 1 - ux v/c²। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको uz और uz' में संबंध निकालना है। मैं तो इसी प्रकार करके इसको लिखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको निकाल के देखें कि वास्तव में मैंने जो लिखा वो आता है कि नहीं। तो चेक भी हो जाएगा ना एक बार कि सही बन रहा है कि गलत है। तो अब हम लोग uz' का मान इसी प्रकार से लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, uz', यहाँ क्या आएगा, uz √1 - v²/c², 1 - ux v/c²। इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपका फ्रेम धनात्मक x दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि y और z एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाला, वेग रूपांतरण समीकरण। किसकी मदद से, लॉरेंज रूपांतरण की मदद से। तो ये वेग रूपांतरण समीकरण क्या क्या आ गया आपके पास, चलिए एक बार देख लीजिए। ux' का मान कितना आएगा आपके पास, ux' का मान कितना आएगा, ux' ux - v। ux' क्या था, आपके कण का फ्रेम s' के सापेक्ष वेग है, धनात्मक x दिशा के लिए चल रहा था। तो ux - v 1 - ux v/c²। इसी प्रकार से uy' uy √1 - v²/c², 1 - ux v/c²। क्लियर है। अब uz' निकालें तो uz 1 - v²/c² और बाई 1 - ux v/c²। और मैं आपको इसी को सॉल्व करके चेक करने बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि इतना आता है या नहीं आता। अब इसका प्रतिलोम लेंगे तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे। हम ये बोलेंगे कि जब हमारा फ्रेम s' धनात्मक x दिशा में आगे बढ़ेगा तो उसके सापेक्ष फ्रेम s किधर जाएगा, ऋणात्मक x दिशा में पीछे की ओर जाएगा। मतलब s' के सापेक्ष हमारा फ्रेम पीछे की ओर जा रहा है। पीछे आ रहे हैं मतलब उल्टा। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, गणितीय भाषा में हम लोग उल्टा को नेगेटिव दिखाते हैं। तो ये -v, ठीक है। तो यहाँ v की जगह क्या रखना है आपको, -v। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। और यहाँ भी -v रखेंगे अगर आप, v की जगह क्या रखना है, -v। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसी प्रकार से सबको। तो इसका प्रतिलोम क्या निकल के आएगा, ये आएगा। दिखा, इसका जो प्रतिलोम निकल के आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहा है, ठीक है। ux' + v 1 + ux' v/c²। उसी प्रकार से v की जगह यहाँ फिर से, यहाँ जो v है उसको -v ले रहे हैं, तो आपके पास ux का मान, uy का मान और uz का मान निकल आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक टारगेट लेते हैं हम लोग, ये सिद्ध करके देखते हैं मैथमेटिकली कि क्या ये सही है कि आपके प्रकाश का जो वेग होता है वो प्रेक्षक के वेग पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए क्या करें, कुछ मत करिए, सीधा सीधा से हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो कण है वो प्रकाश के वेग से आगे बढ़ रहा है और हमारा फ्रेम है वो भी प्रकाश के वेग से बढ़ रहा है। तो कण भी प्रकाश के वेग से बढ़ेगा और हमारे पास जो स्थिति बन के आ रही है उसमें भी। तो क्या करें, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब हम लोग ux मतलब स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष प्रकाश के वेग को प्रेक्षण करके देखते हैं, नाप के देखते हैं कि क्या आता है। तो स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष वेग कितना है, ux। तो आपको ये मान निकालना है ux। तो ux' की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ c। v की जगह क्या लिखेंगे आप, c, ठीक है। ये 1 प्लस ये c और ये भी c। समझ में आई बात। तो ux का मान कितना आएगा भैया, ध्यान दीजिए।
ux का मान निकल के आएगा, ये c और c कितना हो जाएगा 2c डिवाइडेड बाई ये c और c, ये दोनों c इस सी स्क्वायर को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 और 2 कैंसिल यानी कि c। तो अगर एस डैश के सापेक्ष किसी कण का वेग c है यानी प्रकाश का वेग है, तो s के सापेक्ष भी उसका वेग c ही होता है। तो मैथमेटिक यानी गणितीय रूप से भी ये सिद्ध हो गया कि प्रकाश के वेग पर प्रेक्षक का या स्रोत के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह आपका वेग रूपांतरण समीकरण है। आशा करता हूँ कि ये वेग रूपांतरण समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार सोच के देखते हैं क्या क्या किया हमने। सोचे? चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ? दो निर्देश फ्रेम लिया, एक कण लिया, उसके स्थिति निर्देशांक और समय निर्देशांक एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश फ्रेम एस डैश में, और फ्रेम एस में एक्स वाई जेड और टी। अगर एक्स दिशा में लें तो एस डैश में वेग कितना यू एक्स डैश, मान कितना आएगा उसका एक्स डैश बाई टी डैश, और फ्रेम एस के सापेक्ष मान कितना आएगा उसका यू एक्स एक्स बाई टी। अब एक्स डैश का मान लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से एक्स डैश का मान निकालेंगे तो के एक्स है ना, के एक्स माइनस वी टी आ जाएगा, और टी डैश का मान रख देंगे। अब इस मान को रखने के बाद जब इसको हल करेंगे हम तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आता है, क्या यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी बाई 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका प्रतिलोम निकालना था, तो मैंने आपको ये सलाह दी कि चूंकि हमारा फ्रेम एस डैश के सापेक्ष पीछे की ओर चल रहा है, तो v की जगह क्या ले लेना आप माइनस वी रख देना। v की जगह क्या रखना है माइनस वी, तो यहाँ पे ये संबंध चेंज हो जाता है, बदल जाएगा। तो यू एक्स का मान कितना आ जाएगा यू एक्स डैश माइनस वी की जगह प्लस वी आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का फिर से प्लस, तो 1 प्लस यू एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर आएगा। इस तरीके से ये आपका वेगों का योग या वेगों की आपेक्षिकता के सूत्र हैं, जिससे हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि प्रकाश के वेग पर प्रेक्षक या स्रोत के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, धन्यवाद।